के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खुलता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर विस्तार से खुलने वाला है। राहुल, केजरीवाल, ममता बनर्जी सबको पीएम मोदी की सबसे बड़ी चेतावनी का चैप्टर लेकर आया। इसके अलावा राहुल गांधी की वो तस्वीरें जो देश देखकर हैरान है, वो तस्वीरें आज आपको भी देखनी चाहिए, उनमें क्या दिख रहा है। आज पाठशाला देखकर केजरीवाल भगवंत मान का इस्तीफा ले लेंगे क्या? इस सवाल को क्यों पूछ रहा हूं अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पीएम मोदी की डिग्री पर फुल एंड फाइनल कर देने वाला चैप्टर भी लाया हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की गाड़ी वहीं अटक गई है, तो उसको हम पार करा देंगे, लेकिन सारी फैक्ट्स और जानकारी के साथ। इसके अलावा ममता बनर्जी को बीजेपी का सीक्रेट प्लान कौन बता रहा है। रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती पर बंगाल में क्या होने वाला है, इसका भी चैप्टर होगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ममता और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा बात होगी माफिया अतीक अहमद की, जो जेल में गोमूत्र की पैकिंग करेगा तब खाना खा पाएगा। आज इसके बारे में बताऊंगा कि जेल में अतीक के साथ क्या क्या हो रहा है। और आखिर में दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनाने वाला आज क्यों रो रहा है, और दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की फोटो का सच क्या है। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान नरेश का स्वागत किया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस दौरे से भारत और भूटान के संबंध मजबूत होंगे। भारत दौरे पर पहुंचे भूटान के राजा पीएम मोदी और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। भूटान नरेश के भारत दौरे पर चीन की भी नजर है, क्योंकि भूटान नरेश ने हाल ही में बयान दिया था कि भूटान में कोई चाइनीज गांव है ही नहीं। भगोड़े अमृतपाल की तलाश अब उत्तर प्रदेश में की जा रही है। यूपी के मेरठ और पीलीभीत में भगोड़े अमृतपाल की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। यहां तक कि एसटीएफ की टीम गुरुद्वारे में भी अमृतपाल की तलाश कर रही है। वहीं पंजाब के मानसा में अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए हैं। होशियारपुर में भी पुलिस सिविल ड्रेस में अमृतपाल की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल गिरफ्तार हो सकते हैं। एक महिला को पैसे देने के मामले में ट्रंप को कल यानी मंगलवार को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश होना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कल ही ट्रंप को गिरफ्तार किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो आपराधिक केस का सामना करेंगे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक कैफे में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में रूस के मशहूर मिलिट्री ब्लॉगर की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लॉगर को तोहफे के बॉक्स में बम रखकर दिया गया था, और जैसे ही उसने बॉक्स को खोला वहां पर ब्लास्ट हो गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें राहुल, केजरीवाल, ममता सबको पीएम मोदी की सबसे बड़ी चेतावनी का चैप्टर। इसमें आपको राहुल गांधी की वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिसे देखकर देश हैरान है। इसके अलावा पीएम मोदी की डिग्री पर फुल एंड फाइनल करने वाला वो चैप्टर जिसे देखने के बाद सवाल यह जरूर होगा कि क्या केजरीवाल भगवंत मान का इस्तीफा ले लेंगे। ...2024 से पहले विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी। राहुल गांधी और कांग्रेस ये बताने में लगे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया, और यहां नहीं, वो तो विदेश जा जाके बता रहे हैं, अरे बॉस लोकतंत्र खत्म है, तानाशाही आ गई। ये ट्विटर पर छापे जा रहे हैं कि तानाशाह है नरेंद्र मोदी। अच्छा सोचिए कैसी तानाशाही है कि तानाशाह बता रहे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। कहीं डिक्टेटरशिप होती है और तानाशाह बता दीजिए, उसके बाद देखिए क्या कार्रवाई होती है। लेकिन यहां लोकतंत्र भी खत्म हो गया, तानाशाही भी आ गई, लेकिन जो मन आ रहा है बोल रहे हैं, जो मन आ रहा लिख रहे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। उधर अरविंद केजरीवाल पीएम को अनपढ़ बताने में जुटे हैं। उनकी गाड़ी ही वही अटक गई। हमने पाठशाला में डिग्री दिखा दी, मार्कशीट दिखा दिया, सब दिखा दिया, लेकिन केजरीवाल पीएम की वो डिग्री ढूंढ रहे हैं जो डिग्री सब पहले से ही सबके सामने। लेकिन इन डायरेक्ट और पर्सनल अटैक के बीच पीएम ने भी मैसेज दिया है, और नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि बॉस तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं झुकेगा नहीं। वो झुकेंगे नहीं, वो कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के लगातार हमलों को लेकर कई लोग मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की राजनीति है, जिसमें ईडी सीबीआई को लेकर नरेंद्र मोदी कुछ दबाव में आए।
ये एजेंसीज जो कार्रवाई कर रहे हैं, नोटों के बंडल निकल रहे हैं, कोई जेल जा रहा है, ये सब रुक जाए इस दबाव की वजह से। कई लोगों को लगता है, कई नेता ये चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से बड़े और बोल्ड फैसले बिना किसी हिचक के, बिना किसी दबाव के लेते रहे हैं, उससे अब तक यह साबित हुआ है कि नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से है ही नहीं जो किसी प्रेशर में आ जाए। आज पीएम मोदी ने सीबीआई के एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा कहा जो उन सभी नेताओं के लिए बड़ी चेतावनी है जो जांच एजेंसीज पर दबाव डालने वाली राजनीति कर रहे हैं और इस राजनीति के जरिए एक तरह से पीएम मोदी पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पीएम तो प्रेशर में आते नहीं और यही बात लोगों को पसंद नहीं आती कि ये आदमी प्रेशर में आ क्यों नहीं रहा है। पीएम ने आज सीबीआई के इस कार्यक्रम में सीबीआई के अधिकारियों को क्या कहा, पहले एक बार वो सुनिए। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। देखिए ये बात तो है, विपक्ष में कोई भी बैठा हो, वो कितना ही सीबीआई को बताया कि ये केंद्र के में जिसकी सरकार होती है उसकी कठपुतली है, लेकिन जब भी कोई बड़ा मसला होता है तो वो कहते यही है कि सीबीआई जांच कराई। अभी अडानी मामले में तो विपक्ष के लोग खुद गए थे ईडी के दफ्तर कि आप जांच कीजिए, लेकिन उसी सीबीआई ईडी को फिर सवालों के घेरे में भी खड़ा करते हैं। नरेंद्र मोदी पर जो राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है वो दबाव एक तरफ से नहीं है, विपक्ष में चौतरफा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह इस आदमी को प्रेशर में लाना होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं प्रेशर में आ ही नहीं रहा। हालांकि जैसे आज राहुल गांधी ने किया, सूरत कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए वो कांग्रेस के पूरे दल बल के साथ सूरत पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, देश देखकर हैरान है कि एक व्यक्ति जिसकी सांसदी चली गई, जिसको सजा हो रखी है, वो आदमी कोर्ट में अपील करने गया ऊपरी अदालत में, उसके लिए ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत कर आए। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से दोषी करार हुए 11 दिन हो गए, यानी करीब करीब 2 हफ्ता होने को है। इस बीच राहुल गांधी के लिए खूब माहौल भी बनाया गया, सावरकर नहीं है, गांधी हूं वाली बातें की गई, नरेंद्र मोदी को कोसा गया। लेकिन राहुल गांधी की टीम को अपील करने का टाइम अब जाकर मिला। 23 मार्च को दोषी करार हुए थे, 11 दिन। आप देखिए राहुल गांधी को जो सजा हुई थी राहुल को 23 मार्च को, 23 मार्च, 11 दिन बाद अपील की है कि भाई मेरी सजा जो है इस पर रोक लगाइए। 11 दिन लग गए अपील करने में। 3 अप्रैल को अपील दाखिल की। अब जब अपील दाखिल करनी थी तो चले जाते, अपील करके चले आते, नहीं, पूरे दलबल के साथ सूरत पहुंच गए। अच्छा, जब जिस दिन सजा हुई उस दिन राहुल गांधी गए थे अकेले। आज जब अपील करने गए तो उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ सूरत पहुंच गई। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी बस में बैठकर प्रियंका के साथ सूरत की सेशंस कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। बस के अंदर से वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। किन लोगों का अभिवादन कर रहे हैं भाई? इन्हीं लोगों ने अभी गुजरात चुनाव में आपकी सीटें जो हैं वो बंपर घटा दी थी। तो ये कौन लोग हैं जो देखने आए? और ये शायद ये देखने आए हैं कि ऐसा क्या ही हो गया कि ये लोग सब लोग आए हैं बस में बैठकर। राहुल गांधी एक काले रंग की बस में सवार होकर सूरत कोर्ट पहुंचे, मतलब काला रंग कपड़ा पहन के तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, बस भी इन लोगों ने काली चुनी। इस बस में कांग्रेस के बड़े नेता थे, प्रियंका वाड्रा थी उनके साथ मौजूद,
वकीलों की फौज भी साथ में थी। जो फौज पहले लग गई होती तो शायद कुछ अलग फैसला आया होता। वो वकीलों की फौज आज पहुंची थी राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी जब कोर्ट पहुंचे तो बस से उतरकर भी उन्होंने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया। फिर भारी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी कोर्ट के अंदर चले। सूरत एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट रूम तक प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के साथ रहीं। दोनों साथ में दिल्ली लौट आए। प्रियंका वाड्रा का राहुल गांधी के साथ आना एक बार के लिए समझ में भी आता है कि राहुल गांधी की कुर्सी बंगला सब चला गया है और प्रियंका परिवार से हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि राहुल गांधी के साथ वो सूरत कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच गई। बहन है भाई, चलिए चली गई। लेकिन राहुल गांधी के साथ सूरत में कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे भाई? ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। 3 राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्री आज सूरत पहुंचे हुए थे। राजस्थान से अशोक गहलोत पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे, ये तस्वीर देखिए। और हिमाचल प्रदेश से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी एक कानूनी मामले में सूरत आए थे, कोई चुनावी रैली तो कर नहीं रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्रियों का काम छोड़कर यहां आना समझ से परे है। सिर्फ 3 मुख्यमंत्री इसलिए दिखे क्योंकि कांग्रेस की देश में 3 ही राज्य में मुख्यमंत्री ही हैं। अगर और होते तो शायद और को भी ले आते। अगर ज्यादा राज्यों में मुख्यमंत्री होते तो वो भी शायद अटेंडेंस लगाने पहुंच जाते। माला वाला पहना रहे भाई, पता नहीं क्या ही करके आए। जैसे वो फॉरेन में अपने एथलीट्स नहीं जीत कर आते हैं तो उनको माला पहना जाए, वैसे माला पहना रहे। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। जब कोर्ट की सुनवाई खत्म हुई और राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा कोर्ट से बाहर आए और बस की तरफ बढ़ने लगे तो उनके पीछे भूपेश बघेल और अशोक गहलोत भी दिख रहे थे। कोर्ट के बाहर राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही थी। एक बार सुनवाइए कैसे नारेबाजी हो रही। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जिस दिन सजा हुई थी उस दिन भी राहुल गांधी ऐसे टाटा बाय बाय करके गए थे। शायद अंदाजा नहीं था कि सदस्यता चली जाएगी। आज भी टाटा बाय बाय कर रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। एयरपोर्ट पर जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, माला पहनाने की होड़ लग गई भाई। अशोक गहलोत राहुल गांधी को माला पहना रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी सूरत किसी रैली को संबोधित करने आए, केस की अपील करने नहीं आए, केस के लिए वहां पर अर्जी लगाने नहीं आए। सूरत कोर्ट में कांग्रेस के नेताओं को लेकर 2 बस पहुंची। एक बस में राहुल थे, प्रियंका वाड्रा थी, दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इससे के पीछे पीछे दूसरी बस चल रही थी जिसमें कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता पहुंचे हुए थे। दोपहर करीब 3 बजे राहुल गांधी सूरत कोर्ट के अंदर दाखिल हुए। सूरत कोर्ट के अंदर आधे घंटे सुनवाई चली। राहुल गांधी के साथ कोर्ट रूम में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी मौजूद थे जब राहुल गांधी कोर्ट के अंदर पहुंचे हुए। तब कांग्रेस के बाकी नेता जो कोर्ट के बाहर मौजूद थे और कांग्रेस के बाकी नेता जिन्हें अलग अलग राज्यों से बुलाया गया था, वो कोर्ट के बाहर ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे। ये देखिए, वो कोर्ट के लोग जो लोग गए होंगे सुनवाई करने, वो भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है। कोर्ट के बाहर ये ग्रुप फोटो सेशन चल रहा है भाई। लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। कल को शायद व्हाट्सएप करेंगे, सर हम भी आए थे, आपने देखा नहीं शायद। मतलब पूरा वहां इवेंट बना दिया गया। एक आदमी कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट में अपील करने गया है, इसका इवेंट बन गया। लाइट कैमरा एक्शन के बीच पूरे दलबल के साथ वो सूरत पहुंचे। राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में 2 अपील की। पहली अपील उन्होंने क्या की? राहुल गांधी की 2 अपील है। उस अपील में क्या क्या है? पहला है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी जो सजा मिली है उस पर रोक लगाइए। पूरा ही लिख लीजिए। 2 साल की सजा मिली है तो भैया ये सजा रोक दीजिएगा, तो फिर उनकी सांसद बहाली फिर से हो सकती है। और दूसरा जो है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, यानी उनके दोषी होने पर भी रोक लगा दी जाए। राहुल गांधी की पहली अपील पर सूरत कोर्ट में क्या हुआ, आज आपको यह भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें चल रही इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। ये 2 जो बातें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी
उसमें राहुल गांधी का मकसद क्या है, वो उनके वकील क्या कहना चाह रहे हैं कोर्ट से। तो एक तो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की अपील कोर्ट ने मान ली और उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें तब तक के लिए जमानत दे दी जब तक फैसला नहीं आता। यह अपील किसी केस में जमानत लेने के लिए फाइल करनी जरूरी होती है। अगर कोर्ट यह अपील ठुकरा देता तो राहुल गांधी को जेल जाना पड़ जाता। वैसे जिन केसेस में 3 साल से कम सजा होती है, उन मामलों में बिना किसी बहस के कोर्ट अक्सर जमानत दे देता है। राहुल गांधी को 15,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली और उन्हें अब दोबारा जमानत के लिए अपील नहीं करनी हो। लेकिन राहुल गांधी की दूसरी अपील कोर्ट ने नहीं मानी। कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन यानी उनको दोषी करार देने वाले फैसले पर रोक नहीं लगाई। अगर राहुल गांधी की दूसरी अपील कोर्ट मान लेता तो उनकी संसद सदस्यता बहाल होने के रास्ते खुल जाते, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट में राहुल गांधी के वकीलों ने दूसरी अपील पर आज ही सुनवाई करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि शिकायतकर्ता का वकील ही मौजूद नहीं है। इसलिए सूरत सेशंस कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस भेजकर 10 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इसके बाद 13 अप्रैल को राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई होगी, यानी 13 अप्रैल को यह क्लियर हो जाएगा कि राहुल की संसद सदस्यता पर क्या होगा। अब अगर उस दिन संसद सदस्यता को लेकर कोर्ट ने कह दिया कि भाई मान लीजिए इस पर रोक नहीं लगी सजा पर, तो सदस्यता अभी लटकी रह जाएगी। तो क्या फिर लोकतंत्र खत्म हो गया ये कहा जाएगा? और अगर मान लीजिए रोक लग गई, जिसकी बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एक सांसद है ना, उन पर तो इससे गंभीर आरोप थे और उनको जो है सदस्यता बहाल हो गई। तो अगर हो गई तो फिर क्या कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या सेशन कोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस कोर्ट को करते हैं, उसको नहीं करते हैं, क्या होगा? फिर माहौल तो बना दिया गया है। इस केस में आगे क्या होगा यह भी आपको समझा देता। अगर 13 अप्रैल को सेशंस कोर्ट राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करके उनके पक्ष में फैसला दे देता है, यानी दोषी करार देने वाले फैसले पर रोक लगा देता है, तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। लेकिन सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी के पक्ष में फैसला अगर आया तो शिकायतकर्ता के पास भी विकल्प है कि वो ऊपरी अदालत में जाए, यानी फिर राहुल गांधी को हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे कि लक्षद्वीप के सांसद के केस में हुआ था। यानी यह कहना मुश्किल है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता आसानी से बहाल हो जाएगी या नहीं। आज कोर्ट में मौजूद एक कांग्रेस नेता और वकील खुद ये बात मान रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। उनके जो दिमाग में एक ही सवाल है, क्या राहुल जी का संसद पद वापस आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? ये सवाल बार बार मीडिया पूछ रही है और मीडिया आम आदमी को बताना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस लीडर, अभी जो बाकी रह गया वो यही सवाल है कि राहुल जी को सांसद पद वापस देना है कि नहीं देना है, कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं करना, दोषित को पर स्टे देना ही नहीं दे। 13 तारीख को हम मान सके 13 तारीख को जब सुनवाई होगी उसके बाद पता चलेगा कि वो सभ्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद पता मतलब एक कोर्ट नहीं करे, एक कोर्ट तो फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगी तब पता चलेगा कि उसके पर रहेगा कि नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ अटकेगा। मान लो कि कल ग्रांट हो गया तो फरियादी नहीं जाएगा, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो फरियादी जा सकता है हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो कि नहीं दिया गया है, सस्पेंशन नहीं किया, तो राहुल जी हाई कोर्ट जाएंगे, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो अभी कब होगा, क्या होगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। यानी लाख टके का सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को राहत मिलेगी या नहीं, और इसमें अभी लंबा वक्त लग सकता है। उधर राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में सुनवाई के बाद ट्वीट किया कि यह मित्र काल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो देखिए कि राहुल गांधी ने आज सावरकर का नाम नहीं लिया। जो राहुल गांधी अपने इस केस में सावरकर नहीं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा ये कह रहे थे, वो शायद अब सावरकर के नाम पर सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि पहले उद्धव गुट की शिवसेना और अब शरद पवार ने भी सावरकर के मुद्दे पर नसीहत दे दी है। सावरकर के मुद्दे को लेकर शरद पवार ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि देश की आजादी के लिए सावरकर के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवार ने कहा कि 32 साल पहले उन्होंने संसद में सावरकर के प्रगतिशील विचारों के बारे में अपनी बात रखी थी। सावरकर ने रत्नागिरी में घर के सामने एक छोटा मंदिर बनवाया था और उन्होंने उस मंदिर में पुजारी के तौर पर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को रखा था, और ये उस समय बहुत प्रगतिशील बात। तो राहुल गांधी जिन लोगों को अपना करीबी लेकर चल रहे हैं, जिनके जरिए अब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, वो सारे लोग सावरकर के साथ खड़े हैं, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो। तो राहुल गांधी ने
वो जो मैं सावरकर नहीं गांधी हूं वाला पर्चा जेब में डाल लिया। छोड़ो भैया, ये बोलो ही मत। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर एक कंफ्यूजन और है। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि राहुल गांधी पीड़ित दिखना चाह रहे हैं या वो अपने आप को सुपर हीरो की तरह दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो माहौल बना रहे हैं इससे वो पीड़ित तो नहीं लग रहे। और अगर उनको पीड़ित दिखना है कि देखो मेरे पे कितना अत्याचार हुआ क्योंकि मैं देश के लिए लड़ रहा था, तो भाई उनको ये लाव लश्कर, इसमें ना लोगों से आप बात कीजिए तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति सिस्टम से ऊपर हो, वैसी वाली फीलिंग आ रही। क्योंकि आम आदमी के लिए तो ये नहीं होता। नरेंद्र मोदी से पूछताछ हुई थी, एसआईटी ने की थी, तब तो वो तो ऐसे नहीं गए थे लाव लश्कर के साथ। अमित शाह ने भी नहीं किया था, इनके दूसरे पुराने पूर्वज जो हैं उन्होंने भी नहीं किया था। ये कर रहे हैं तो पब्लिक का जो सेंटिमेंट थोड़ा बहुत बनता है वो स्वाहा हो जाता है। अरे ये तो लग रहा है सिस्टम से ही ऊपर है, बहुत ऊपर की चीज है, तो खत्म हो जाता है सारा मामला। उधर राहुल गांधी के केस में कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को एक साजिश के तहत फंसाया गया और इसमें फिक्सिंग थी। ये एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा है। इसी तरह का राजनीतिक स्टंट आजकल अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। पीएम की डिग्री के मामले में गुजरात हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद भी और केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पीएम की डिग्री को मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। उनकी गाड़ी वहीं अटक गई है, डिग्री दिखाइए, डिग्री दिखाइए, डिग्री दिखाइए। पीएम को अनपढ़ बताने में लगे हुए हैं। कोर्ट का फैसला आने के बावजूद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही? गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे? उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। आज 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का युवा। भारत की तरक्की कौन कर सकता है? एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। कम पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी तरक्की नहीं कर सकता। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन पकड़ के लिख के ऊपर वाली जेब में डाल लीजिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश की तरक्की एक पढ़ा लिखा ही आदमी कर सकता है, और वो पढ़ा लिखा उनके हिसाब से कौन होना चाहिए? जिसके पास डिग्री होनी चाहिए, जो कम से कम ग्रेजुएट तो हो। उससे कम क्या पढ़ा लिखा वो मानेंगे? क्योंकि पीएम तो एमए की डिग्री दिखा रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। कह रहे हैं कि वो डीयू और गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री दे क्यों नहीं रहा? देने के घर आएगा, पढ़ा हुआ ऑनलाइन ले लीजिए। अच्छा, पाठशाला में हमने दिखाया था कि कैसे 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अमित शाह ने और अरुण जेटली ने, लग रहा देखे थे, तो कह रहे हैं कि अच्छा वो वाला वीडियो तो है लेकिन दे नहीं रहे। अरे भाई नहीं दे रहे, मान लीजिए आपको लगता है पीएम की डिग्री फर्जी है, कोर्ट चले जाइए, इलेक्शन कमीशन चले जाइए, बोलिए इस प्रधानमंत्री जो है उन्होंने फर्जी जानकारी दी हुई है अपने एफिडेविट में जब चुनाव लड़ते वक्त, इनकी सदस्यता रद्द कीजिए। वो क्यों नहीं करते हैं? सामने डिग्री है, वो देख रहे ही रहे। अगर डिग्री को मानना नहीं है तो जाइए कोर्ट में कीजिए या इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, वो भी नहीं कर रहे। पीएम अनपढ़ है क्योंकि इन्होंने कह दिया। अरविंद केजरीवाल के हिसाब से देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। देश की तरक्की वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो। इस फॉर्मूले का आविष्कार अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए किया, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में कई नेता बड़े पदों पर हैं और उनके पास भी डिग्री नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि वो जो पर्ची ऊपर वाली जेब में रखे हैं कि पढ़ा लिखा आदमी ही तरक्की कर सकता है देश की। अब जरा वो पर्ची निकालिए। अब मैं आपको दिखाता हूं अरविंद केजरीवाल के साथी। केजरीवाल के साथी कितने पढ़े हैं, जरा इसको देखते जाइए। और मैंने आज कहा था शुरू में आपसे कि क्या ये पाठशाला देखने के बाद भगवंत मान का इस्तीफा लेंगे? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर तक पढ़े हैं। हालांकि बीकॉम फर्स्ट ईयर कोई पढ़ाई नहीं होती है, मतलब या तो आप बीकॉम कंप्लीट कर लीजिए, तो मोटे तौर पर मानिए तो इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई कंप्लीट की है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ दी थी इन्होंने, तो ये इनके पास भी जो है ग्रेजुएशन तक नहीं है। तो क्या पंजाब का मुख्यमंत्री नॉन ग्रेजुएट होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल अभी अभी कह रहे थे, मैंने बाइट चलाई
कि पढ़ा लिखा आदमी ही तरक्की कर सकता है, तो जो 12वीं पास है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में रहा, वो कैसे पंजाब की सरकार चलाएगा? वो कह रहे हैं कोई भी साइन करा के पीएम से ले जा सकता है, तो सीएम से भी ले जा सकता है। ये इनके इलेक्शन एफिडेविट में लिखा हुआ, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। इलेक्शन एफिडेविट में भगवंत मान ने लिखा है बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो इनका इस्तीफा लेंगे अरविंद केजरीवाल कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, तुम मेरे उस हिसाब में नहीं बैठ रहे हो, इस्तीफा दे दो भगवंत। लेकिन इनको तो सीएम बनाए हुए हैं। अच्छा, इनके बहुत खास मनीष सिसोदिया, ये कितना पढ़े हैं? 18 विभाग देखने वाले मनीष सिसोदिया, शिक्षा विभाग से लेकर और वित्त मंत्रालय देखने से लेकर, इन्होंने डिप्लोमा किया है पत्रकारिता में। डिग्री नहीं है इनके पास, डिप्लोमा पत्रकारिता में किए थे। तो इनके पास भी डिग्री नहीं है, इनको तो 18 डिपार्टमेंट दे रखा था। अच्छा, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी आपको दिखा देता हूं। दिल्ली के विधायकों को देखिए, दिल्ली के विधायक, इनकी जरा स्थिति देखिए। इनमें 2 विधायक ऐसे हैं जो 8वीं पास हैं, 2। तो ये क्यों विधायक हैं? इनसे ले लीजिए इस्तीफा। टिकट क्यों दिए थे जब 8वीं पास हैं और आपको लगता है जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकता देश की? 10वीं पास ऐसे 7 विधायक हैं, 10वीं पास 7 विधायक, 12वीं पास। अच्छा, 12वीं तक को मैं क्यों मान रहा हूं कि ये जो है मानते नहीं होंगे कि ये कोई बहुत बड़ी पढ़ाई है, क्योंकि पीएम की एमए की डिग्री को नहीं मान रहे, तो 12वीं को क्या मानेंगे? तो 12वीं पास 13 विधायक है, तो 13 7 20 22 विधायक का तो अभी अभी इस्तीफा ले लीजिए। ग्रेजुएट 10 विधायक हैं और पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने पीजी कर रखा है ऐसे 16 विधायक हैं, और अन्य डिप्लोमा या पीएचडी आदि करने वाले 5 हैं जो अदर्स में आएंगे, जिसमें मनीष सिसोदिया भी हैं क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ, या ग्रेजुएट प्रोफेशनल जो हैं, ग्रेजुएट जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, ग्रेजुएट प्रोफेशनल, ऐसे 9 लोग ये भी हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी देश तरक्की कर सकता है, ये अपने लोगों पे मानक नहीं चलता है। एक वक्त ऐसा भी था जब अरविंद केजरीवाल समाज सेवी अन्ना हजारे को अपना गुरु मानते थे। कई लोगों को तो लगता है कि अन्ना हजारे की वजह से ही आज अरविंद केजरीवाल यहां तक पहुंचे, उनके नेतृत्व में ही अरविंद केजरीवाल लोकपाल आंदोलन से जुड़े। अन्ना हजारे के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, और अन्ना हजारे कितना पढ़े हुए हैं आपको पता है? अन्ना हजारे की स्थिति देख लीजिए। अन्ना हजारे, इनकी डिग्री क्या है? 7वीं पास है। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को यह नहीं पता है, तब वो 7वीं पास के साथ जो है देश में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी को घेरना है तो ये डिग्री दिखाइए, वो डिग्री दिखाइए, और दिख रही है डिग्री फिर भी नहीं देखना चाह रहे। इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के 2 बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक बयान पुराना है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। इसके लिए वो अन्ना हजारे का उदाहरण भी दे रहे हैं, जबकि एक बयान उनका लेटेस्ट बयान है जिसमें वो बता रहे हैं कि पीएम मोदी का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। सुनिए दोनों बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। प्रतिभा फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने कम शिक्षा प्राप्त की हो फॉर्मल एजुकेशन में, वो भी बहुत प्रतिभावान हो सकता है। अन्ना हजारे जी की एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर वो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे, कहीं भी दस्तखत करा लेंगे। जब मन किया तब बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, जब मन किया तो बोल दिया पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अच्छा, जो कोर्ट ने इन पर 25,000 का फाइन लिया, कोर्ट ने भी कहा कि भाई पढ़ाई का कोई पैमाना तो तय नहीं है, पहले तो वो या तो नियम बना लिया जाए ना कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जो है वो राजनीति में आ सकता है,
और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज सेवा अच्छी कर सकता है, ये कोई उनका एकाधिकार नहीं है, ये भी कोर्ट ने कहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अलग लाइन पर हैं, क्योंकि उनको पीएम की डिग्री की बात करनी, क्योंकि जब तक पीएम की डिग्री करते रहेंगे तब तक मनीष सिसोदिया पर कोर्ट ने क्या कहा, ये कोई पूछेगा ही नहीं। तो कोई सवाल पूछे ना मनीष सिसोदिया पर, इससे बचने के लिए पीएम पर सवाल उठाते रहो। अरविंद केजरीवाल जिन सियासी दोस्तों से मिलते हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं और उनकी डिग्री के बारे में भी आपको बताता हूं कि उनके पास कौन सी डिग्रियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस फोटो में आप देख रहे हैं भगवंत मान, ये 12वीं पास है, मतलब बीए फर्स्ट ईयर, 12वीं कंप्लीट की है, बीए फर्स्ट ईयर में रुक गए। उद्धव ठाकरे, ये भी 12th कंप्लीट किए हैं और उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। डिग्री इनके पास भी नहीं है, इन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा किया है। इसके बाद इनके दोस्त तेजस्वी यादव, ये 9वीं पास है, लेकिन इन सारे लोगों से इनकी दोस्ती चल रही है। इन लोगों से मिलते हैं तो नहीं कहते हैं कि भाई अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, कैसे देश की तरक्की कीजिएगा, लेकिन इनकी सारी अपेक्षाएं नरेंद्र मोदी जी से हैं शायद, इसलिए चाहते हैं कि वो जो है वो डिग्री दिखाएं। जो डिग्री मिल रही है ऑनलाइन उसको नहीं, उसको लाके हाथ में इनके घर में ऐसे देख लीजिए, सर देखिए ना मेरी डिग्री देखिए। जिन नेताओं से अरविंद केजरीवाल मिलते रहते हैं उनसे कभी इनकी डिग्री बारे में तो नहीं पूछते, ऐसा लगता है। डिग्री के बारे में उस नेता से पूछते हैं जिस नेता पर दुनिया भर में टॉप है पर हैं वो, ये साफ दिख रहा है। जिस नेता की दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग है। अमेरिका की अप्रूवल रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के मुताबिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं। इनकी भी डिग्री मांग के देख लीजिए, इतनी कम अप्रूवल रेटिंग है। नरेंद्र मोदी को तो आप अनपढ़ बता रहे हैं, वो रैंक 1 है। और ये जो ऋषि सुनक हैं, जो बाइडेन है, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े हैं तो ज्यादा कमाल के नेता होंगे। ये लोग तो छठे और 10वें नंबर पर हैं। ऋषि सुनक की अप्रूवल रेटिंग मात्र 34% है, नरेंद्र मोदी की 76% है। लेकिन जहां तक डिग्री की बात, यह बात ध्यान रखना चाहिए कि पीएम मोदी लंबे वक्त से राजनीति में हैं और राजनीतिक संघर्ष के बीच ही उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी। साल 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण जेटली ने बताया था कि जब पीएम मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे तब देश में आपातकाल लगा था और वो गुजरात से दिल्ली कैसे परीक्षा देने आते थे, उन्होंने कैसे बताया था, सुनिए। 70 के दशक में, उसके मध्य में, जब इमरजेंसी थी उस वक्त हम लोग जेलों में थे। उससे पहले और उसके बाद कई वर्षों तक मैं दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा हुआ था, उसका एक प्रमुख कार्यकर्ता था। उस वक्त के जितने भी सक्रिय विद्यार्थी थे, किसी संगठन के होंगे या कई पत्रकार जो यूनिवर्सिटी कवर करते थे, आज वरिष्ठ हैं, उन सब के लिए एक केंद्र स्थान था विद्यार्थी परिषद का कार्यालय, जो 33 नंबर बंगलो रोड एक घर में होता था, फर्स्ट फ्लोर पे। तो अरुण जेटली बता रहे हैं कि ये जो जगह थी, यहीं पर नरेंद्र मोदी भी गुजरात से दिल्ली आते थे एग्जाम देने और रुका करते थे और एग्जाम दिया करते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कह चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री एकदम सही। साल 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तरुण दास ने कहा था कि पीएम मोदी ने साल 1978 में परीक्षा पास की थी, 1979 में उन्हें डिग्री मिली थी। तरुण दास जी ने बताया था कि पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की थी। इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तरुण दास ने पीएम मोदी का एनरोलमेंट नंबर भी बताया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नंबर CC 594/74 था और उनका रोल नंबर 16,594 था। यूनिवर्सिटी कह रही है, रजिस्ट्रार कह रहे हैं, डिग्री सामने है, रोल नंबर सामने है, मार्कशीट सामने है, एनरोलमेंट नंबर सामने है। ये क्या ढूंढ रहे हैं केजरीवाल भगवान जाने, क्या ढूंढ रहे हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि कहां फोकस ले जाना है उस चक्कर। जहां गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री की बात है तो गुजरात यूनिवर्सिटी की एलुमनाई लिस्ट में भी नरेंद्र मोदी का नाम है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो होम पेज पर पीएम मोदी की फोटो लगी हुई है।
एलुमिनाई मतलब जो आप कोई भी कॉलेज स्कूल होता है वहां से जो लोग पढ़ के निकलते हैं उनकी फोटो लगाते हैं वो लोग। अब भाई कोई पढ़ के निकला और देश का प्रधानमंत्री बन गया तो उसकी फोटो, उनकी फोटो लगी हुई है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। इसके अलावा जो बड़े नाम है वो आपको बता देता हूं। के कस्तूरी रंगन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जस्टिस अजीज अहमदी, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पंकज पटेल, चेयरमैन जाइडस कैडिला फार्मा कंपनी के, इन सब की फोटो लगी है और नरेंद्र मोदी की भी फोटो लगी है कि भैया एलुमनाई है। पर नहीं, अरविंद केजरीवाल तो अलग ही दुनिया में। अमेरिका में कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट की रिसर्च कहती है कि नेता की डिग्री होने या ना होने की वोटर कोई परवाह भी नहीं करता, क्योंकि वोटर को गवर्नेंस से ज्यादा मतलब होता है। अमेरिका के कई महान नेताओं के पास कॉलेज डिग्री नहीं थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन कभी औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल तक नहीं जा पाए। दास प्रथा का अंत करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल नहीं जा पाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के पास भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी। उस जमाने में अरविंद केजरीवाल होते तो इन लोगों से सबसे इस्तीफा ले लिया होता। क्या रखिए इस्तीफा। भारत में भी कई नेता रहे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं रही हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं, के करुणानिधि का आपने नाम सुना होगा। के करुणानिधि ये बहुत बड़े नेता रहे दक्षिण के, और ये चार बार तमिलनाडु के सीएम रहे। इनकी डिग्री क्या थी, कितना पढ़े हुए थे? ये 10वीं पास थे, 10वीं पास। जयललिता, इनका भी दक्षिण में जबरदस्त प्रभाव, 5 बार सीएम रही। ये 10वीं पास थे, 10th पास। इसके अलावा आप सोचिए कि पंडित नेहरू ने जिस व्यक्ति को देश के पहले शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी, उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा तक नहीं ली। वो मदरसे में पढ़े थे, जबकि वो बहुत काबिल नेता थे। संविधान सभा के सदस्य थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक सदस्यों में एक थे। 11 साल तक वो देश के शिक्षा मंत्री थे। उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये वो व्यक्ति हैं जो देश के शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री रहे कब से कब तक? देश के 1947 से लेकर 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे देश के। मदरसे से पढ़ा व्यक्ति, कांग्रेस अध्यक्ष रहे 1940 से 1946 तक। मौलाना अबुल कलाम आजाद के कार्यकाल में ही यूजीसी, आईआईटी जैसे शिक्षा संस्थानों की नींव रखी गई, उसी आईआईटी की जिसमें अरविंद केजरीवाल भी पढ़े। अबुल कलाम आजाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अरविंद केजरीवाल जो माहौल बना रहे बनाए, लेकिन उससे उनका ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त देश में अलग अलग जगहों पर नेताओं के यहां रेड पड़े तो नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, जिस वक्त अलग अलग जगहों पर लोग जेल जा रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत दिख रहे हैं, वैसे वक्त में आप नरेंद्र मोदी का कोई भ्रष्टाचार सामने न रखकर उनकी डिग्री ढूंढने में लगे हैं, यह बताने में लगे कि आदमी कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इससे उनकी अप्रूवल रेटिंग आप और बढ़ा रहे हैं, लोगों का उनमें विश्वास और बढ़ा रहे हैं कि इसका मतलब नरेंद्र मोदी एकदम पाक साफ है, उनके खिलाफ इनको कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर उनकी डिग्री के पीछे पड़े। जो डिग्री भी सामने दिख रही है, कुछ तो अच्छा ढूंढ लेते। खैर, पाठशाला में अब ममता बनर्जी का चैप्टर। ममता बनर्जी को बीजेपी का सीक्रेट प्लान कौन बता रहा है? रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती पर बंगाल में क्या होने वाला है और क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बढ़ेंगी ममता और नीतीश की मुश्किलें? पाठशाला में अब इसी का चैप्टर। बंगाल में जिस तरह से रामनवमी पर हिंसा हुई और जिस तरह से हावड़ा के बाद हुगली में भी बवाल हुआ, उससे ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया। आज जब बंगाल बीजेपी के नेता हुगली के लिए निकल रहे थे तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें हुगली जाने से रोक दिया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार एक दिन पहले हुगली में हुई हिंसा में घायल लोगों से मिलने निकले, लेकिन पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया, जिसके बाद सुकांता मजूमदार की पुलिस के साथ तीखी बहस भी। सुकांता ने आरोप लगाया कि उन्हें योजना के तहत हुगली जाने से रोका जा रहा है। इसके विरोध में वो हुगली जाने वाले रास्ते पर धरने पर बैठ गए। अब जरा इसी तस्वीर को थोड़ी देर के लिए, आगे जानकारी दूं उससे पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए
कि ये यूपी में हो गया हो। उसके बाद आप देखते कि कैसा माहौल बनता कि लोकतंत्र खत्म हो गया, कैसे पूरा इकोसिस्टम एक्टिव होता। लेकिन ये बंगाल में हो रहा है तो सन्नाटा पसरा। अच्छा, ये जब वहां पर हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस से भिड़ गई। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। एक बार बयान सुनिए, फिर आगे की बात। भाजपा ने तो मोम नहीं मारा, दिखाई दे रहा है कौन पत्थर मार रहा है, और पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस पत्थर मार रही है, ये भी वीडियो है। मुसलमानों को क्यों मार रही थी पुलिस? क्योंकि पुलिस भी खुद आक्रांत हुई ना। बाद में क्या हुआ, पुलिस के पास फोन आया, कहां से, तृणमूल के नेताओं का फोन आया, तो भाग गई उधर से। पुलिस पूरी तरीके से प्लानफुली कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। यहाँ के सांसद, विधायक और कल रामनवमी के जुलूस से पहले अपुरूपा बुद्दर का भी गाड़ी इधर दिखा गया। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पतिदेव यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हुगली में रविवार को रामनवमी के बाद निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, आग लगाई गई। हिंसा में बीजेपी के एक विधायक को चोट भी आई। यह घटना हुगली के रिशड़ा इलाके में उस वक्त हुई जब शोभा यात्रा संध्या बाजार इलाके को पार कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें बीजेपी के एक विधायक समेत कई लोग घायल हो गए। हालांकि ममता बनर्जी का सारा आरोप यह है कि बीजेपी करवा रही है। तो क्या वो अपने ही लोगों को घायल कर रही है, अपने ही लोगों पर पत्थर मरवा रही है? एक बार जरा देखिए वहां का माहौल। पीछे तरफ देखना। हुगली में हुई हिंसा में जो पैटर्न दिखा, ठीक वैसा ही पैटर्न कुछ दिन पहले हावड़ा में भी दिखाई दिया था। लेकिन बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी आज किसी तरह से हुगली पहुंचने में कामयाब रहे। शुवेंदु अधिकारी ने हुगली के अस्पताल में भर्ती बीजेपी विधायक का हाल पूछा। शुवेंदु अधिकारी ने हुगली में हुई हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया और बंगाल के हालात को पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर बता दिया। उधर हमेशा की तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रही हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने न सिर्फ रामनवमी पर हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया, बल्कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन की तस्वीरें भी अपने दिमाग में सेट कर ली। सुनिए ममता बनर्जी क्या बता रही। আর বিজেপির আমলে দেখছি দাঙ্গাবাজি, রোজার মাস চলছে, রমজান মাস চলছে, অন্নপূর্ণা পূজা চলছে। কেন বাবু, রামনবমীর মিছিল 5 দিন হবে কেন? রামনবমী যেদিন হয় সেদিন তোমরা মিছিল করো, আমাদের কারো আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দুক নিয়ে মিছিল করবে না, বোমা নিয়ে মিছিল করবে না। কালকে রিসরাতেও মিছিল করার পরে করেছে। আর একটা দিন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরং বলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। यानी ममता बनर्जी ने एक बार फिर सब बीजेपी पर डाल दिया। यही बीजेपी ही कर रही है और ये लगातार लंबा पैटर्न है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हो जाए, बीजेपी पर हमला हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब बीजेपी पे ही डाल दो। अच्छा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बीजेपी शासित राज्य में भी हो रहा है, लेकिन वहां का सब नजरअंदाज करो, बंगाल में सब बीजेपी कर रही है। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, कह रही है कि 5 दिन रामनवमी क्यों चलेगी, जिस दिन है उस दिन मनाओ। अरे भाई, जिस दिन मनाया उस दिन भी कौन सा शांति से हो गया? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? कह रही वहां बंदूक लेकर लोग गए थे रामनवमी में। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई। रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, हर बार कहा यह जाता है कि भाई वहां हथियार लेकर क्यों गए थे, तलवार लेकर क्यों गए थे, बंदूक लेकर गए थे, ऐसा भी आरोप लग जाता है। लेकिन आप गौर कीजिए कि तलवार हो, बंदूक हो, सब होने का आरोप लगता है जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन पत्थर भी वही खा रहे होते हैं। तो जो लोग हिंसा करने गए, तलवार लेकर गए, बंदूक लेकर गए सो कॉल्ड, और उसके बाद पत्थर खा के लौट आए, वाह, कमाल के लोग हैं। प्लान करते हैं कि रामनवमी पर हिंसा करेंगे और वहां जाकर मार खा के चले आते हैं, और उधर से पत्थर चलता है तो इधर से पत्थर ही चलाते हैं, भले हाथ में तलवार लिए हों, भले बंदूक लिए हों। अच्छा हुआ, ये चलाना नहीं चाहिए, वही कह रहा हूं, लेकिन जो नैरेटिव बनता है उसको डिकोड कर रहा हूं
कि ये लोग हिंसा करने जाते हैं, अच्छा महिलाएं बच्चे सबको लेके चले जाते हैं कि चलो तुम लोग भी मार खा के आना। कानून व्यवस्था संभालना राज्य की जिम्मेदारी होती है कि किसकी होती है? लेकिन सच यह है कि जिस वक्त हावड़ा में हिंसा हो रही थी उस वक्त ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरने पर बैठी हुई थी। उससे पहले वो बीजेपी वॉशिंग मशीन का डेमो अपने मंच पर दिखा रही थी। और जब हावड़ा में हिंसा हुई तो उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसमें उन्होंने खूब हिंदू मुसलमान किया। इन बयानों से हिंसा रुकी तो नहीं, लेकिन हिंसा फैलाने वाले तत्वों को बढ़ावा जरूर मिला और जो जुमे की नमाज वाले दिन दिखा भी। और अब भी हालात को कंट्रोल करने की जगह पर दंगों की नई डेट दी जा रही है कि भाई अब देखो हनुमान जयंती पर ये लोग तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग आपको बता दे रहे हैं कि हम हनुमान जयंती पर तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपका लॉ एंड ऑर्डर का कितना बड़ा फेलियर है कि आपको सब पहले से पता चल जाता है कि बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं, बाहर से गुंडे लाए जा रहे हैं, बंदूक लाया जा रहा है, लेकिन 3000-2000 लोग लेकर शोभा यात्रा निकल जाती है और आप उसको रोक नहीं पाती हैं। ये कैसा फेलियर है इंटेलिजेंस का? ये कैसा फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का? सिर्फ ठीकरा फोड़ना है बीजेपी पर या किसी भी और पर? मर तो आम आदमी रहा है, घायल तो आम आदमी हो रहा है, पिस तो आम आदमी रहा है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में हुई हिंसा पर सख्ती दिखाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल तक हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस जमा करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने हिंसा को लेकर बंगाल पुलिस को भी फटकार लगाई है। साथ ही कहा है कि पुलिस क्यों इसे कंट्रोल नहीं कर पाई। वही सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि बॉस कुछ भी था और आपको तो हर चीज पता है कि कहां से लोग लाए जा रहे हैं, पहले से प्लानिंग है, ये दंगा करना चाह रहे हैं, तो पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? ये भी पूछ रही है हाईकोर्ट भी, जबकि जुलूस उनकी अनुमति के बाद ही निकला था। बात सिर्फ बंगाल की भी नहीं है, बिहार में कई जगहों पर बंगाल जैसी हिंसा हो गई। इस बीच रामनवमी पर अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिसमें रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग की गई। साथ ही हिंसा में घायल होने वाले लोगों और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना देने की मांग की। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाका बताकर हिंदुओं को शोभा यात्राओं और जुलूसों को अनुमति देने से न रोका जाए। बिहार में हिंसा को लेकर अब भी तनाव बना हुआ है। सासाराम में आज भी कुछ उपद्रवियों ने एक घर को निशाना बनाकर बम फेंका। हालांकि इस बमबाजी में कोई घायल नहीं हुआ, यह अच्छी बात है। पूरे इलाके में एसएसबी जवानों की तैनाती की गई है। एसएसबी के जवानों को पूरे इलाके में फ्लैग मार्च करते हुए आप देख पा रहे हैं। उधर नालंदा में भी रामनवमी को हुई हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। नालंदा में मोबाइल और इंटरनेट को 4 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। इसके अलावा सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों को पकड़ रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ बिहार हिंसा की आग में सुलग रहा है, दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार पटना में इफ्तार पार्टी में पहुंचे। फुलवारी शरीफ के इस्लामिया ग्रुप ऑफ बीएड कॉलेज ने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में जेडीयू के कई और बड़े नेता भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा में भी रामनवमी पर हुई हिंसा के मुद्दे पर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई, तो बीजेपी के विधायकों को विधानसभा के बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते देखा गया। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और दंगाइयों को बचाने का आरोप लगाया। उधर अमित शाह ने कह दिया कि बिहार में बीजेपी की सरकार आई तो दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाए। सुनिए रविवार को नवादा में रैली में अमित शाह ने क्या कहा। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। अमित शाह बिहार में जो वादा कर रहे हैं उससे मिलता जुलता काम उत्तर प्रदेश में योगी कर भी रहे हैं।
रामनवमी पर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हो गई, लेकिन यूपी में कोई लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्बेंस की बड़ी खबर नहीं आई और वहां तो माफिया को भी उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जा रहा है। पाठशाला में अब माफिया अतीक अहमद का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि साबरमती जेल में अतीक अहमद को क्या क्या करना पड़ रहा है और यह भी बताऊंगा कि क्या माफिया अतीक जेल में गोमूत्र की पैकिंग करेगा, उसके बाद ही उसे खाना मिलेगा। पहली बार किसी केस में सजा पाने वाला माफिया अतीक अहमद इस वक्त क्या कर रहा है, यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिस माफिया अतीक अहमद के नाम से लोग कांपते थे, आज उम्र कैद की सजा मिलने के बाद वो जेल में कैसे दिन काट रहा है, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप हैरान रहेंगे। अतीक अहमद इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में वापस पहुंचा दिया गया है। उसके साथ वहां क्या हो रहा है, जेल में उसे क्या क्या मिला है, वो आज आपको बताने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक माफिया के साथ यह सब होगा, यह किसी ने भी उस दौर में नहीं सोचा होगा जब अतीक अहमद का रौला हुआ करता। लेकिन आज अतीक अहमद जो है वो एक कैदी है और उस कैदी की, अतीक अहमद की जिसकी बात कर रहा हूं, उसकी कैदी जेल में कैदी नंबर D 17,052 नंबर है। यह उसका कैदी नंबर है। वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकता। कहा अब तुम अंदर पहनो वही जालीदार सफेद लाइन वाली और काली लाइन वाली और सफेद वाली वर्दी जो होती है कैदियों वाली, वही पहन रहा है। उसको 2 जोड़ी सफेद कुर्ता पाजामा, टोपी और गमछा दिया गया है। अतीक को 2 कंबल मिले हैं, एक चादर मिली है, एक थाली मिला है, 2 कटोरी, एक गिलास दिया गया है। अतीक को जेल की रोटी खानी पड़ेगी, बाहर का खाना बंद हो चुका है, तो बिरयानी और यानी तो भूल ही जाओ। अतीक अहमद को अब साबरमती जेल में रोजाना काम भी करना हो। ऐसे ही खाना नहीं मिलता जेल के अंदर। वो दिन नहीं है कि कह दिया लाओ मेरा खाना लाओ लगाओ। अब जेल है, यहां काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने उसे सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है। मतलब काम करो उम्र कैद की सजा में, इसलिए मुफ्त में उसे जेल में अब कुछ भी नहीं मिलेगा। साबरमती जेल मैनुअल के मुताबिक सजा पाए कैदियों से कई तरह के काम करवाए जाते हैं, जिनमें बुनकर यानी तौलिया, दरी, बेडशीट बनाना हो सकता है, यह काम उसे करना पड़े। बढ़ाई का काम कर सकता है, ब्रेड टोस्ट बनाना पड़ सकता है। अतीक अहमद को कपड़े सिलने पड़ सकते हैं, बुक बाइंडिंग का काम करना पड़ सकता है, कपड़े धोना, साफ सफाई, ये सब भी उसके हिस्से आ सकता है। और इतना ही नहीं, साबुन बनाना और गोमूत्र की पैकिंग करना, यह भी अतीक अहमद करेगा, तब जाकर खाना खाएगा इनमें कामों में से। ये सारे काम वहां पर कैदियों से कराए जा सकते हैं और इनमें से कई काम हो सकते हैं या इनमें से कुछ काम जो हो सकते हैं वो अतीक अहमद के हिस्से भी आ सकते हैं। जेल में ये सारे काम कैदियों की स्किल के हिसाब से बांटे जाते हैं और जेल में स्किल जिस 4 आधार पर तय होती है, उनमें पहला कि कैदी की शिक्षा क्या है, दूसरा कि जेल में मिली हुई ट्रेनिंग उसको किस तरह से मिली हुई है, तीसरा कैदी की उम्र क्या है और चौथा कि कैदी की सेहत कैसी। इन चारों चीजों को देखने के बाद यह तय होता है कि उसको क्या काम देना है। अतीक अहमद अनस्किल्ड कैटेगरी का कैदी है, क्योंकि वो 10वीं पास है। इसके अलावा अतीक के पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। हाँ, बम बंदूक कट्टा चलाने और मर्डर किडनैपिंग की भरपूर ट्रेनिंग है, लेकिन वो तो जेल में चलेगी नहीं। यानी अतीक को सिर्फ बिना स्किल वाले काम कराए जा सकते हैं। जैसे अगर आप उसको देखें कि कौन कौन सा काम मिल सकता है, एक तो रसोई में काम करना, उसमें कुछ बनाओ, सब्जी उब्जी काटो, या फिर बागवानी करो, यह काम उसको मिल सकता है। साफ सफाई करने का काम मिल सकता है, सामान की पैकिंग, जैसे कपड़े पैक करो, साबुन पैक करो, गोमूत्र पैक करो, ये सब करो। स्किल के आधार पर कैदियों को काम मिलता है। स्किल्ड कैदियों को 100 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, सेमी स्किल्ड कैदियों को 80 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं और अनस्किल्ड कैदियों को 70 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। अतीक अहमद चूंकि अनस्किल्ड है, किसी काम का है नहीं, तो उसको 70 रुपए रोजाना मिलेंगे, तो 70 रुपए रोज कमाएगा। इस पैसे को अतीक अहमद के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। साबरमती जेल में अतीक का अकाउंट भी खुल गया है। इस पैसे से अतीक अहमद अपने लिए अतिरिक्त खाना भी खरीद सकता है। उम्र कैद की सजा मिलने से पहले अतीक अहमद को साबरमती जेल में कोई खास काम नहीं करना पड़ता था, आराम से रह रहा था। लेकिन अब स्थिति बदल गई। जेल में अतीक अहमद का रूटीन क्या है, आपको यह भी बताता हूं। अतीक अहमद सजा पाए कैदियों के साथ रहने वाला है और जेल में काम के लिए सुबह 5 बजे उठेगा,
सुबह 7 बजे नाश्ता करके काम पर चला जाएगा। सुबह 11 बजे काम से वापस लौटेगा। खाना खाने के बाद 1 बजे फिर काम पर। ये गए वो आराम के दिन, पैर फैला के लेट गए, कोई पैर दबा रहा है, कोई कंधा दबा रहा है। उठो काम करो तब खाना मिलता है। शाम 5 बजे तक फिर काम करेगा। खाना खाकर रात 8 बजे वापस बैरक में जाएगा। 15 दिन में 1 बार परिवार से मिल सकेगा। अतीक को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। बाकी कैदियों के साथ लाइन में खड़ा होकर खाना लेगा। जेल की भाषा में उम्र कैद की सजा होने के बाद अतीक अहमद अब पक्का कैदी बन गया है और दूसरे सजा याफ्ता कैदियों के साथ पक्की बैरक में रहेगा, यानी माफिया वाली हनक फिनिश। अतीक का पूरा परिवार या तो जेल में या फिर फरार है। अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। जिस बैरक में अली अहमद बंद है वहां रविवार रात जेल प्रशासन ने छापेमारी की, जिसमें अली अहमद की बैरक से 15 चाकू बरामद हुए हैं। ये चाकू जेल की चम्मच से तैयार किए गए थे। बैरक से 11 लाइटर, दूसरी आपत्तिजनक चीजें भी मिली। ये तो हाल है अतीक अहमद एंड फैमिली का। चाहे बाहर हो चाहे अंदर, जेल में दिमाग में अपराध ही चलता रहता है। अतीक का तीसरा नंबर का बेटा है असद, जो उमेश पाल मर्डर का मुख्य आरोपी है और फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी है। उमेश पाल मर्डर केस के एक और आरोपी के बारे में आपको बताता हूं, गुड्डू मुस्लिम, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और वो पुलिस से बचता फिर रहा है। फरारी के दौरान गुड्डू मुस्लिम की मदद किसने की, आपको यह भी बता देता हूं। उमेश पाल पर बम बरसाने वाला अतीक अहमद का करीबी शूटर गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा। उससे पुलिस से बचने के लिए गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक के घर पहुंचा था। यह उसी समय की तस्वीर है। 5 मार्च रविवार को शाम 5:45 बजे के करीब गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई के घर पे के बाहर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। शाम 5:53 पर अतीक के बहनोई अखलाक के घर का गेट खुलता है और गुड्डू मुस्लिम अंदर चला जाता है। यह सब ऐसे हो रहा है जैसे अखलाक को पहले से पता था कि गुड्डू मुस्लिम वहां आने वाला है। तब घर के अंदर की तस्वीर देखिए। गुड्डू मुस्लिम घर के अंदर पहुंचता है और बैग रखकर सोफे पर बैठ जाता है। कहा जा रहा है कि इस बैग में पैसे थे जो गुड्डू मुस्लिम ने दिल्ली में अतीक के बेटे असद को दिए थे। असद को पैसे देने के बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ आया। थोड़ी देर बाद ऊपर वाले कमरे से अतीक अहमद का बहनोई अखलाक आता है और गुड्डू मुस्लिम उससे गले मिलता है। इसके बाद दोनों सोफे पर बैठकर काफी देर तक बात करते रहते हैं। ये देखिए, वो आ गया उसका बहनोई अखलाक, गले वाले मिल रहे हैं और उसके बाद वहां बैठकर ये लोग बातचीत कर रहे हैं। घर में जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें ये सब निकला है। ये ब्लू टी शर्ट में जो है गुड्डू मुस्लिम दिख रहा है। ये ब्लू टी शर्ट में अखलाक है और ये जो काली टी शर्ट में ये गुड्डू मुस्लिम है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। अखलाक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रयागराज की नैनी जेल भेज दिया गया। कहा ब्लू टी शर्ट में था, अब बनियान में आ गया। नैनी जेल में अखलाक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। अखलाक से पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हुए। वो बता रहा है कि गुड्डू मुस्लिम यूपी रोडवेज की बस से मेरठ आया था। अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम के रुकने का इंतजाम किया। अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को 50,000 रुपए भी दिए। उमेश पाल के हत्यारों को अखलाक ने फंडिंग की। अखलाक जेल में बंद अतीक से फोन पर बातें किया करता। उमेश पाल शूटआउट में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक के रोल की जांच पुलिस कर रही है और अभी तक अखलाक ने जो बताया है उससे पता चलता है कि उसे उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग की भी जानकारी है और उसने इस मामले में अतीक अहमद गैंग की पूरी मदद की। अतीक अहमद का खौफ योगी सरकार ने खत्म कर दिया और यह सब सीएम योगी ने किस तरह से किया वो भी आपको जानना चाहिए। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में अतीक अहमद ने अच्छी खासी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। यहां अतीक ने अपना दफ्तर बना लिया था, लेकिन योगी सरकार ने साल 2020 में इस जमीन को अतीक के कब्जे से खाली करवाया और यहां पर गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत सस्ते फ्लैट्स बनवाए। तो जहां अतीक अहमद का रौला रहता था, वो जमीन लेकर वहां गरीबों के घर बन गए। 15,000 स्क्वायर फीट में 4 टावर में 76 फ्लैट बनाए गए हैं। लगभग 300 स्क्वायर फीट में बने एक फ्लैट में एक कमरा, किचन, बाथरूम के साथ बेडरूम और बैल्कनी तक है। यहां पर बन रहे फ्लैट गरीबों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में दिए जाएंगे। फ्लैट्स का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी साल लोगों को फ्लैट दे दिया जाएगा। और अतीक अहमद का आतंक ऐसा खत्म हुआ है कि लोग बिना डरे इस फ्लैट में रहेंगे भी। नहीं तो पहले तो ऐसा डर था कि लोग कहते ना मैं तो नहीं रहूंगा भाई, पता नहीं अतीक क्या कर देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि अपराधियों पर लगाम लगाइए।
अपराधियों का सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। यूपी पुलिस भी अपराधियों को जिला बदर कर रही है, यानी अपराधी को जिले में घुसने पर रोक लगा दिया गया है, जिसे तड़ीपार करना भी कहते हैं। मऊ पुलिस का यह वीडियो देखिए। पुलिस एक अपराधी को जिले से 6 महीने के लिए बाहर कर रही है, जरा सुनिए। पुलिस कह रही है जाओ 6 महीने बाद आना, लेकिन यूपी में जो माफियाओं का हाल कर दिया गया, ये 6 महीने बाद भी लौटेगा या नहीं भगवान जाने। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। रामनवमी के बाद से एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, उस पर भगवान राम की फोटो लगाई गई थी। इस फोटो को हाल में मनाई गई रामनवमी की तस्वीर बताकर शेयर किया जा रहा है। तस्वीर के ऊपर जय श्री राम भी लिखा हुआ नजर आता है। कई लोगों ने हमसे इस खबर की सच्चाई बताने की अपील की। हमने तस्वीर पर रिसर्च की। बुर्ज खलीफा के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल चेक करने पर हमें ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला कि रामनवमी पर ऐसा कुछ किया गया हो। हमने इसका फैक्ट चेक किया तो पता चला कि बुर्ज खलीफा की साल 2015 या 16 की एक फोटो को एडिट करके उसमें भगवान राम की तस्वीर को एडिट करके जोड़ा गया है और दिखाया गया है जैसे बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम की फोटो लगाई गई हो। बुर्ज खलीफा इमारत पर अक्सर देशों के झंडे, सेलिब्रिटीज की फोटो दिखाई जाती है, लेकिन बुर्ज खलीफा पर भगवान राम दिखाते हुए तस्वीर सही नहीं है, वो तस्वीर एडिटेड है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन अब वक्त है